बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम CS302 का लेसन नंबर 26 देखेंगे और लेसन नंबर 26 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं या इम्पोर्टेंट चीज़ें करने वाली हैं आपको सिर्फ वही करवाई जाएंगी और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करवाए जाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है, अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि हर इस तरह की वीडियो आपको आसानी से मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं क्विज़ असाइनमेंट के सलूशन वगैरह के लिए। अच्छा जी, तो ये जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इसमें द 555 टाइमर, इसको हम थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लेंगे और ये इसमें सिर्फ एक छोटी सी डेफिनेशन ही दी गई है, आपने देख लेनी। अगर आपके MCQs में और या शॉर्ट क्वेश्चन कोई आ जाता है तो उस लिहाज से आपने देखनी है, इसकी ज़्यादा डिटेल से बात नहीं की गई, उस लिहाज से ये डेफिनेशन जस्ट आपने करनी है। वो कहता है कि ये वाइडली यूज्ड एक डिवाइस है जो क्या करती है, कैन बी कन्फिगर्ड एज अ मोनोस्टेबल। ठीक है, तो ये आपने जस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक थोड़ा सा इसको रीड कर लेना ताकि कोई इसमें से MCQs बन के आ जाए तो आप अटैम्प्ट कर सकें। ठीक है, बाकी ये ज़रा समझने वाली चीज़ है, टाइमिंग प्रॉब्लम्स इन फ्लिप फ्लॉप सर्किट्स। फ्लिप फ्लॉप सर्किट्स जो हैं उनमें टाइमिंग प्रॉब्लम्स होती हैं कुछ, उन प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे। इसमें हमारी डिस्कशन जो है वो इन प्रॉब्लम्स पर ही है आज। तो वो सबसे पहले जो प्रॉब्लम आ जाती है हमारे पास, अच्छा ये देखें, इसमें सबसे पहले हमारे पास ये 2 फ्लिप फ्लॉप्स दिए गए हैं डायग्राम में। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है हमारे पास, JK फ्लिप फ्लॉप सर्किट विद पोटेंशियल टाइमिंग प्रॉब्लम। ठीक है, पोटेंशियल टाइमिंग प्रॉब्लम है। इसमें हमने देखना है कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है। देखें ज़रा ध्यान से समझें बात को। ये 2 फ्लिप फ्लॉप्स हैं, एक ये फ्लिप फ्लॉप एक ये फ्लिप फ्लॉप। क्लॉक इनपुट दे दिया यहाँ से। ठीक है, अच्छा ये सिलेक्ट नहीं हो रहा, क्लॉक इनपुट दिया है। अब होता क्या है कि क्लॉक इनपुट हमने यहाँ से दिया, ये क्लॉक इनपुट जा रहा है ये दूसरे फ्लिप फ्लॉप में। ठीक है, और इधर से इसका आउटपुट जो है ये इसका इनपुट बन रहा है F1 जहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब होता क्या है, जो ये प्रॉब्लम जिस वजह से आती है कि ये क्लॉक इनपुट जो हमने दिया, ठीक है, और ये हो सकता है ये इस इनपुट F1 जो है, इस इनपुट से पहले ये वाला क्लॉक, ये जो क्लॉक सिग्नल है ये पहुंच जाए। ठीक है, F1 से ये क्लॉक सिग्नल इधर पहुंच जाए इससे पहले, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, लेकिन अमूमन ऐसे होता नहीं, लेकिन थोड़ा सा भी समझ लें, कोई नैनो सेकंड का भी फ़र्क पड़ जाए तो ये प्रॉब्लम अकर हो जाती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम कौन सी प्रॉब्लम, पोटेंशियल टाइमिंग प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छा तो ये इसी की टाइमिंग डायग्राम बना के दिखा दी है। ठीक है, अच्छा बाकी ये रीड करने वाला इसमें कुछ भी नहीं, जो मैंने बताया वैसे बस लिखा हुआ है। ये आपको जस्ट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ये कैसी ये प्रॉब्लम है बस। उसके बाद क्लॉस क्यू प्रॉब्लम है एक। ठीक है, इस प्रॉब्लम को हम देखते हैं। वो कहता है मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इन सिंक्रोनस सर्किट इज़ क्लॉक स्क्यू। क्लॉक स्क्यू, वन टाइप ऑफ क्लॉक स्क्यू अकर्स व्हेन द सेम क्लॉक सिग्नल अराइव्स एट डिफरेंट टाइम्स। ठीक है, जो मुख्तलिफ टाइम्स में आते हैं सेम क्लॉक एट डिफरेंट क्लॉक्स इनपुट्स टू प्रोपोगेशन डिले। अच्छा जी, प्रोपोगेशन डिले हमने पढ़ा हुआ है पहले, क्या होता है इसमें भी हम पढ़ेंगे मज़ीद। मैं आपको फिर बता देता हूँ, प्रोपोगेशन डिले वो होता है जब हम कोई इनपुट परफॉर्म करें, इनपुट परफॉर्म करने के बाद आउटपुट जनरेट होने तक जो वक़्त लगता है, 1 सेकंड 2 सेकंड या नैनो सेकंड, वो जो भी वक़्त लगता है उसको हम प्रोपोगेशन डिले कहते हैं। अच्छा, अब देखें प्रोपोगेशन डिले की वजह से ये क्लॉक स्क्यू की प्रॉब्लम आ सकती है। इसमें क्या है ये देखें ज़रा, 2 फ्लिप फ्लॉप्स दिए गए हैं हमें। अब इसमें देखें ज़रा ध्यान से, ये क्लॉक हमने दिया, ये क्लॉक 1 जो है, क्लॉक 1 इधर से दिया। अब क्लॉक 1 और ये क्लॉक 2 है। क्लॉक 1 से होता हुआ ये क्लॉक 2 आएगा। कैसे, क्लॉक 1 हम देंगे तो इस पर पहले नैंड गेट अप्लाई होगा, फिर इस पर इन्वर्टर अप्लाई होगा और फिर ये क्लॉक 2 पे आएगा। ठीक है, इसको आके क्लॉक देगा। अब इससे क्या होगा, ये F1 जो है, F1 से ये लेट हो सकता है। क्यों, क्योंकि भाई इसने नैंड गेट से होके आना है, फिर इस पर इन्वर्टर लगेगा। ठीक है, तो फिर ये क्लॉक 2 इधर आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये F2 से लेट हो सकता है। तो जो लेट होगा
ठीक है। तो ये प्रोपेगेशन डिले की वजह से लेट होगा, तो इसको जो है हम क्या कहते हैं, फ्लिप फ्लॉप सर्किट विद पोटेंशियल टाइमिंग प्रॉब्लम ड्यू टू क्लॉज सिक्यू। तो ये क्लॉज सिक्यू प्रॉब्लम कहलाती है आपकी, ठीक है। ये आप जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इतना रीड करें और इस फिगर को जो मैंने समझाया समझ लें। इसी की ये देख लें ज़रा टाइमिंग डायग्राम, इधर भी देखें, ये क्लॉक 1 है, क्लॉक 1 यहाँ आ रहा है, ठीक है। अब आउटपुट इसकी ये देख लें ज़रा, ये है, ठीक है। क्लॉक 1 दिया तो आउटपुट ये आ रही है, क्लॉक 2 दिया, ये देख लें क्लॉक 2 अब यहाँ आना चाहिए था, लेकिन क्लॉक 2 इधर आया, क्यों? क्योंकि क्लॉक 2 लेट हो गया। किस वजह से मैंने बताया, जैसे ये इसमें देख लें कि इस पे भी ये गेट अप्लाई हुआ, ये अप्लाई हुआ, तो यहाँ तक आने तक ये इतना लेट हो गया। देखें पहले ये था एरो का निशान, अब आ गया क्लॉक 2 ये, ठीक है, लेट हो गया। तो ये इतना क्या हुआ, ये प्रोपेगेशन डिले की वजह से ये इतना थोड़ा सा डिले हो गया। तो आउटपुट में क्या डिफरेंस आएगा, अब ऊपर वाली आउटपुट ये थी, आउटपुट तो यहाँ इस लाइन पे आनी चाहिए थी, लेकिन आउटपुट यहाँ आ गई है, ठीक है। तो ये टाइमिंग डायग्राम से भी हमें ये जो क्लॉक सीक्यू की प्रॉब्लम है हम देख सकते हैं। और जो मैंने बताया अभी कि नैंड गेट और नॉट गेट की वजह से ये हुआ है, तो ये वही मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, ठीक है। बाकी ये आप खुद रीड कर सकते हैं। अब इसमें रेस कंडीशन एक प्रॉब्लम है हमारे पास। रेस कंडीशन अकर व्हेन मल्टीपल इंटरनल वेरिएबल्स चेंज ड्यू टू चेंज इन वन इनपुट वेरिएबल, ठीक है। तो ये कब अकर होती है, जब मल्टीपल इंटरनल वेरिएबल्स चेंज होते हैं, किस वजह से, ड्यू टू चेंज इन वन इनपुट वेरिएबल। वन इनपुट वेरिएबल में चेंजिंग की वजह से जो अकर होते हैं। और इसमें इफ़ द कहता है इफ़ क्यू एंड क्यू डैश, यानी कि क्यू अगर 0 है तो क्यू डैश 1 होगा, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट होंगे। कहता है आउटपुट हाई टू लो ट्रांजिशंस आर स्लाइटली डिलेड, अगर वो थोड़े से भी कहता है डिले हो जाते हैं। अच्छा ये ना रेस कंडीशन जो है, ये मैं आपको इस टाइमिंग डायग्राम से आपको समझ आएगी। ये देखें ज़रा, रेस कंडीशन में क्या होता है कि जब भी एक दूसरे के एरो इन्वर्स जाएंगे ना, तो एक ग्लिच जो है वो रूनुमा हो जाएगा, एक ग्लिच आ जाएगा। कैसे, देखें ज़रा, क्लॉक इनपुट दिया हमने, ठीक है, ये ऊपर को एरो का निशान शो कर रहा है कि ऊपर को जा रहा है, फिर इधर को, और ये नीचे को आ रहा है, ठीक है। एरो का निशान नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये नीचे को आ रहा है, फिर ये ऊपर जा रहा है, यानी कि यहाँ जाके एक सर्कल जो है हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। यहाँ एक सर्कल कंप्लीट होता है। अब देखें ज़रा, अच्छा जी, तो अब ये Q जो है हमारे पास, ये Q आ गया। अब जहाँ ये क्लॉक इनपुट ऊपर को जा रहा है, तो Q हमारा नीचे को आ रहा है, ठीक है ना। समझ आ गई इस बात की, आपको पता है ये ऊपर को 1 होता है, नीचे 0 होता है। तो ये 1 से 0 की तरफ आ रहा है नीचे Q, और जो क्लॉक इनपुट है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो जब इस तरह का काम होगा, एक दूसरे के इन्वर्स होगा, तो आउटपुट पे क्या असर पड़ेगा कि ये एक छोटा सा ग्लिच पैदा होगा, ठीक है। ग्लिच एक आ जाएगा। कैसे, ये देखें, ये आउटपुट हमारा क्लॉक 1 पे जो है, क्लॉक 1 पे आ जाएगा ग्लिच, ये वाला ग्लिच आ गया, ठीक है। अब ये ग्लिच आ गया। अब इसी तरह इसको देखें, यहाँ ग्लिच क्यों नहीं आया, ये देखें ज़रा, ये जो है ये भी ऊपर को जा रहा है और ये भी नीचे से ऊपर को जा रहा है, ठीक है। ये देख लें, ये 0 है, 0 से 1 की तरफ जा रहा है, और ये भी 0 से 1 की तरफ, दोनों ऊपर को जा रहे हैं, तो ग्लिच नहीं आया। अब इसी तरह इसमें देख लें, इसमें भी ग्लिच आ गया। ये देखें, ये ऊपर को जा रहा है, लेकिन ये ऊपर से नीचे को आ रहा है, इन्वर्स हैं दोनों एक दूसरे के, तो ये हमारे पास एक ग्लिच आ गया। इस तरह ये ग्लिच आ गया, ठीक है। अब ये इसी तरह ये नीचे वाले भी ग्लिच आ गया। इन दोनों को देखना है आपने, ठीक है, इसको और इसको, ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, ये और ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो ये ग्लिच पैदा आ रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास प्रॉब्लम है, इसको हम रेस कंडीशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इस रेस कंडीशन को अब सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ये नीचे उसकी टाइमिंग डायग्राम के हम क्या करें, ऊपर तो देखें क्या था, एरो का निशान एक ऊपर को जा रहा था, एक नीचे को आ रहा था, तो ये प्रॉब्लम जो है हमारी अकर होती थी। अगर हम एक एरो का निशान ही ख़त्म कर दें, ठीक है, ऊपर को ना जाएं या नीचे को ना आए, अब ये देखें, ये सिर्फ नीचे को आ रहा है, ठीक है। ये देखें, ये एरो का निशान नीचे को आ रहा है, ठीक है। और अब क्योंकि प्रॉब्लम थी हमारी जब ये ऊपर को एरो का निशान था, अब ये नीचे को कर दिया हमने, तो हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कहीं भी ग्लिच हमें नज़र नहीं आ रहा। इन दोनों टाइमिंग डायग्राम्स में सिर्फ यही डिफरेंस है, ठीक है। नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप अवॉइडिंग ग्लिचेस, तो ये ग्लिचेस को हमने अवॉइड कर दिया। काउंटर्स आ जाते हैं जी। आपको एमसीक्यूज आ सकता है कि काउंटर्स की कितनी अक़साम हैं। 2 किस्म के काउंटर होते हैं,
कौन कौन से? एक होता है असिंक्रोनियस काउंटर और एक सिंक्रोनियस काउंटर, ठीक है। ये दोनों काउंटर्स हैं। बेस्ड एंड फ्लिप फ्लॉप्स आर वाइडली यूज इन डिजिटल सिस्टम्स, डिजिटल सिस्टम से काफ़ी इस्तेमाल होते हैं। काउंटर्स आर यूज एज फ्रिक्वेंसी डिवाइडर्स, ठीक है। ये आपका इम्पोर्टेंट MCQs भी है कि ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? फ्रिक्वेंसी डिवाइडर्स एंड विद मिनर चेंज इन द सर्किट दे आर यूज्ड एज शिफ्ट रजिस्टर, शिफ्ट रजिस्टर के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सिंक्रोनियस और असिंक्रोनियस, ये दो इसकी आगे जाके इसको डिस्कस करेंगे। असिंक्रोनियस काउंटर, इसको रिपल काउंटर भी कहते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं असिंक्रोनियस काउंटर आर इम्प्लीमेंटेड बाय कनेक्टिंग टुगेदर मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप्स, मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं उनको कनेक्ट किया जाता है आपस में, ठीक है। और द ट्रिगरिंग क्लॉक सिग्नल इज कनेक्टेड टू द क्लॉक इनपुट ऑफ द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। क्लॉक इनपुट को फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के साथ अटैच किया जाता है। ये फिगर से समझ आएगी आपको, देखें ज़रा, ये क्लॉक इनपुट है, इसको फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप, ये सेकंड फ्लिप फ्लॉप, ये थर्ड, इसको फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के साथ इस्तेमाल किया अटैच किया जाता है। फिर अब सेकंड वाला जो क्लॉक सिग्नल है ना, अच्छा असिंक्रोनियस में क्या होता है कि इसका जो आउटपुट है पहले वाले का, उधर से क्लॉक इनपुट क्लॉक बिट आती है दूसरे को, या फिर बाहर से आती है F1 F0 F1 F2। तो ये जो बाहर से क्लॉक बिट आ रही है ना, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये एक असिंक्रोनियस काउंटर है, ठीक है। आप काउंटर 3 बिट, तो 3 बिट क्योंकि ये 3 बिट है, अगर 4 होते तो ये 4 बिट होता। तो ये जस्ट आपने इसकी इतनी ही निशानदही करनी है। इसके टाइमिंग डायग्राम कैसे बनेगी, देखें, जब इसका पूरा एक सर्कल कंप्लीट होगा ना, ये एरो से इस एरो तक, तो नीचे इसका एक हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये एक सर्कल हो रहा है तो इसका एक बन रहा है। अब इसका एक सर्कल यहाँ से लेके यहाँ तक इस एरो तक हो रहा है, तो ये यहाँ से यहाँ तक बनेगा, यहाँ से यहाँ तक। जैसे वो 0 1 1 0 0 0 1, ये टेबल से समझ आ जाएगी। देखिए टेबल कैसे बनेगा, टेबल से आप ये बना सकते हैं, ठीक है। F0 F1, देखें वही जैसे हम टेबल बनाते आए हैं स्टार्ट से, 0 1 0 1 0 1, ठीक है। फिर 0 0 1 1 0 0 1 1, फिर 4 टाइम 0 4 टाइम 1, इस तरह से, ठीक है। आप इधर से कर लें, चाहे जैसे आपको इजी लगता है वैसे कर लें। अच्छा, अब F0 आपने यहाँ कैसे बनाना है, ये देखें, F1 टाइम 1 1 टाइम 0 1 टाइम 1 1 0 1 0 था ना, तो ये देखें ये 0 और ये 1, ये 0 ये 1 ये 1, आपको पता है ऊपर 1 होता है नीचे 0 होता है, इस तरह से आपने करना है। F1 क्या है, 2 टाइम 0 2 टाइम 1, ये 2 टाइम 0 2 टाइम 1 कर दें, 2 टाइम 0 2 टाइम 1 कर दें, ठीक है। इस तरह से टाइम डायग्राम बहुत आसानी से आप बना सकते हैं टेबल की हेल्प से, ठीक है। ये अप काउंटर है, असिंक्रोनियस अप काउंटर। अच्छा, इसको अप काउंटर क्यों कहते हैं, क्योंकि अप यानी कि ऊपर से हमने काउंटिंग स्टार्ट करनी है। 0 0, ये देखें ना, फर्स्ट अप काउंटर में पहले 0 0 0 0 फिर 1 1 आता है। डाउन काउंटर में क्या आएगा, पहले 1 1 आएगा, ऊपर 1 1 आएगा, याद रख लें, 1 1 1 1 फिर 0 0 0 0, ठीक है। 1 0 1 0 1 0, इस तरह से। प्रोपेगेशन डिले, ये अभी मैंने बताया कि जब हम कोई इनपुट परफॉर्म करते हैं, इनपुट परफॉर्म करने से लेकर आउटपुट के जनरेट होने तक का जो टाइम होता है उसको प्रोपेगेशन डिले कहते हैं। ये मैंने पहले भी शॉर्ट लेक्चर्स में भी बताया हुआ है। तो ये प्रोपेगेशन डिले कैसे आता है आपको पता है, ये क्लॉक इनपुट दिया, ये ध्यान से देखें, ये एरो का निशान, ये फर्स्ट आउटपुट जो है हमारा यहाँ आया, प्रोपेगेशन डिले की वजह से सेकंड आउटपुट आना तो यहाँ चाहिए था, लेकिन आउटपुट यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, प्रोपेगेशन डिले की वजह से थोड़ा सा ये डिले हो गया, ठीक है। यहाँ से आपको ये जस्ट समझाने के लिए ही था। बाकी ये टाइमिंग डायग्राम इसकी देख लें। अच्छा, मोड एन काउंटर रिप्रेजेंट्स द मॉडुलस। अच्छा, मोड जो है वो मॉडुलस को रिप्रेजेंट करता है। ये जस्ट आपने ना MCQs के लिहाज से देखना है, ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं मैंने हाईलाइट किए हुए हैं कि 0 to 7। अच्छा, ये देखें, 3 बिट सिंक्रोनियस काउंटर कैन काउंट अप टू 0 to 7 काउंट डाउन फ्रॉम 7 to 0। कैसे, क्योंकि 3 बिट काउंटर है तो 2 रेज़ टू पावर, ये फार्मूला इसका याद रखें, 2 रेज़ टू पावर n, ठीक है। 2 ये आपका MCQs में आ जाता है, 2 रेज़ टू पावर n क्या है हमारे पास 3, 2 रेज़ टू पावर 3 ये होता है 8। ये देख लें, 2 रेज़ टू पावर 3 हैज़ 8 आउटपुट स्टेट्स, तो इसकी आउटपुट स्टेट्स 8 होंगी और 0 to 7 इसकी काउंटिंग होगी, क्योंकि 0 बिट भी इसमें शामिल होता है।
इस तरह मोड 10 का भी है, तो 10 में सिर्फ वो 10 आ जाता है, बाकी वही सारा सिस्टम है। आपने ये फ्लिप फ्लॉप्स देख लेने हैं, ये 4 फ्लिप फ्लॉप्स इसमें इस्तेमाल होते हैं, बाकी इसकी फंक्शनैलिटी समझने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यही था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह